जय हिंद। मैं आर के विश्वा और आप देख रहे हैं केएमटी क्लासेस। केएमटी क्लासेस यानी केएम टीचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर और बीएड फोर्थ सेमेस्टर के सभी पेपरों का डिस्कशन कर रहे हैं। आज इस वीडियो में बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रथम पेपर कोड 106 विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व, स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। आज का जो टॉपिक है, एक संगठन के रूप में विद्यालय, स्कूल एज एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विद्यालय जो है एक संगठन के रूप में किस प्रकार है, इसके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि ये संगठन क्या है। शॉर्ट में जानते हैं संगठन क्या है। कि संगठन से अभिप्राय उस व्यवस्था से है जो प्रशासन द्वारा मानवीय और भौतिक साधनों को जुटाने के लिए की जाती है, यानी जो मानवीय और भौतिक साधनों को जुटाने के लिए की जाती है। संगठन प्रशासन का द्वितीय आधारभूत कार्य है। संगठन दो रूपों में कार्य करता है, एक भौतिक यानी एक भौतिक संगठन, दूसरा मानवीय संगठन, या आप कह सकते हैं मानवीय संगठन और भौतिक संगठन। ये दो रूपों में कार्य करती है। जैसे मानवीय संगठन के रूप में प्रबंधक हो गया, प्राचार्य हो गए या प्रधानाचार्य हो गए, शिक्षक, कर्मचारी, छात्र, शिक्षा समिति या अन्य सभी मानवीय तत्व जो इसमें शामिल रहते हैं। जबकि भौतिक साधन के रूप में यानी भौतिक संगठन के रूप में विद्यालय भवन, खेल का सामान, पुस्तकालय, प्रयोगशाला या अन्य शिक्षा से संबंधित सभी प्रकार की सहायक सामग्री इसमें सम्मिलित होते हैं। संगठन एक प्रकार का आप कह सकते हैं, संगठन एक विशिष्ट भाग का सुसंगत समायोजन है जो कुछ सामान्य उद्देश्यों को संपादित करता है। संगठन क्या है? संगठन एक विशिष्ट भाग का सुसंगत समायोजन है जो कुछ सामान्य उद्देश्यों को संपादित करता है। और अधिक स्पष्ट करते हैं, संगठन उन प्रवृत्तियों से संबंधित है जिनके द्वारा वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी ढांचे का निर्माण किया जाता है। क्लियर है? आप यह कह सकते हैं कि संगठन निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति को सरल बनाने के लिए कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का विभाजन ही क्या है? संगठन है। इस प्रकार भी कह सकते हैं कि मनुष्यों का एक पहचान समूह जो अपने प्रयत्नों के उद्देश्यों की प्राप्ति समूह में लगाया जाता है, संगठन कहलाता है। या और अधिक स्पष्ट करते हुए कह सकते हैं कि सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाया गया प्रत्येक मानवीय संघ संगठन कहलाता है। यहां तक क्लियर है? संगठन। अब बात करते हैं कि विद्यालय संगठन का अर्थ एवं परिभाषा है। विद्यालय संगठन क्या है? जो एक संगठन के रूप में विद्यालय, तो विद्यालय संगठन का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है? देखिए, विद्यालय संगठन का पक्ष मुख्यतः उस व्यवस्था से संबंधित है जो निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करता है। विद्यालय संगठन मुख्यतः उस व्यवस्था से संबंधित है जो निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। विद्यालय संगठन आधुनिक युग की शैक्षिक आवश्यकता माना जाता है, यानी कि वर्तमान समय में विद्यालय संगठन एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करता है, बहुत ही आवश्यक माना जाता है। विद्यालय संगठन लगभग सामाजिक तंत्र है। इसके अंतर्गत मानवीय एवं भौतिक तत्वों की प्राप्ति के लिए साधनों की उपलब्धता एवं व्यवस्था की जाती है। विद्यालय संगठन के अंतर्गत केवल व्यवस्था ही नहीं बल्कि विद्यालयों तत्वों में समन्वय स्थापित करना भी अनिवार्य है। सभी आवश्यक तत्व जैसे शिक्षक, छात्र, प्रधानाध्यापक, निरीक्षक, पर्यवेक्षक, कर्मचारी अथवा अन्य व्यक्ति आदि का प्रबंध करके उनमें इस प्रकार समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए जिससे निर्धारित लक्ष्यों उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधिकतम उपयोग किया जा सके। विद्यालय संगठन वास्तव में विद्यालय का दर्पण होता है। क्या होता है? वास्तव में विद्यालय का दर्पण होता है। जिस प्रकार परिवार का
मुखिया परिवार के सभी सदस्यों का उत्तरदायित्व सौंपता है और वे आपस में मिलजुल कर परिवार को ऊंचा उठाते हैं। ठीक उसी प्रकार विद्यालय संगठन पर भी यह लागू होता है। छात्र, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, विद्यालय भवन, शैक्षिक उपकरण, पाठ्यक्रम, समय सारणी, शिक्षण पद्धति सभी विद्यालय के अंग होते हैं। इन सभी की सफलता विद्यालय संगठन पर निर्भर करती है। इस प्रकार से विद्यालय संगठन वह संरचना है जिसके अंतर्गत न केवल विद्यालय से संबंधित व्यवस्था करना होता है, बल्कि विभिन्न तत्वों के बीच सामंजस्य और समन्वय स्थापित करना होता है। विभिन्न विद्वानों ने विद्यालय संगठन की निम्नलिखित परिभाषाएं दी है। टी पॉल वर्गीस के अनुसार कि विद्यालय संगठन का प्रमुख आधार उचित वर्गीकरण तथा श्रम का उचित विभाजन है। शिक्षक का कक्षा के साथ यानी कक्षा कमरे के साथ छात्रों को पाठ्य विषयों तथा शिक्षण पद्धतियों के साथ समायोजन होना तथा समय का उचित विभाजन होना आदि ऐसी बातें हैं जो विद्यालय को संगठित रूप में बनाने में सहायक होती हैं। आर्थर वी मोलामन के अनुसार संगठन कार्य करने की एक मशीन है। संगठन क्या है? कार्य करने की एक मशीन है जिसमें पुर्जे के रूप में व्यक्ति, उपकरण, विचार, प्रत्यय, प्रतीक, नियम, सिद्धांत स्वतंत्र होकर तथा मिश्रित रूप में कार्य करती है। बात करते हैं विद्यालय संगठन के उद्देश्य। एम्स या ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, विद्यालय संगठन का प्रमुख उद्देश्य बालक को उपयोगी शिक्षा प्रदान कर उसका सर्वांगीण विकास करना है। विद्यालय संगठन का प्रमुख उद्देश्य बालक को उपयोगी शिक्षा प्रदान कर उसका सर्वांगीण विकास करना है। विद्यालय संगठन का उद्देश्य बालकों को ऐसे अवसर प्रदान करना है जिसमें उसकी समस्त जन्मजात शक्तियों का सामंजस्यपूर्ण विकास हो सके। बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का संतुलन विकास करने की दृष्टि से विद्यालय संगठन का उद्देश्य उसके शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, सामाजिक गुणों का विकास करते हुए इस योग्य बनाता है कि वे अपने कर्तव्यों, दायित्वों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन अच्छी तरीके से कर सके। संक्षेप में विद्यालय संगठन के निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए हैं जो इस प्रकार है। विद्यालय संगठन का उद्देश्य बालकों को इस प्रकार शिक्षित करना कि वे समाज के आदर्शों, मान्यताओं, विश्वासों, मूल्यों की रक्षा कर सके। दूसरा उद्देश्य यह है कि विद्यालय को सामाजिक जीवन का ऐसा केंद्र बनाना जहां बालक को सामाजिक जीवन का वास्तविक एवं उपयोगी प्रशिक्षण मिल सके। अगला उद्देश्य है कि विद्यालय संगठन का उद्देश्य योग्य नागरिकों का निर्माण करना और उन्हें कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन करने योग्य बनाना। अगला उद्देश्य यह है कि बालकों के व्यावसायिक कुशलता का विकास करना और उन्हें स्वशासन की शिक्षा देना। अगला उद्देश्य यह है कि विद्यालय संगठन का उद्देश्य समाज और जनता के मध्य संगठन का विशिष्ट स्थान बनाना। अगला उद्देश्य है कि विद्यालय संगठन का उद्देश्य बालकों को शिक्षा के लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करना है। यहां तक क्लियर? अब बात करेंगे स्कोप ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन यानी विद्यालय संगठन के क्षेत्र। देखिए, विद्यालय संगठन का क्षेत्र जनतंत्र से अधिक व्याप्त है। जनतंत्री प्रणाली के कारण ही विद्यालय संगठन के क्षेत्र में विस्तार हुआ है। विद्यालय संगठन के क्षेत्र को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, कार्य का विभाजन। विद्यालय संगठन के क्षेत्र के अंतर्गत प्रधानाचार्य, शिक्षक, छात्र, कर्मचारी या अन्य अधिकारी का कार्य विभाजन किया जाता है। संगठन का यह कार्य है कि वह इन सब में समन्वय स्थापित कर विद्यालयों का संचालन सुचारू रूप से कराए। दूसरा है कि पाठ्यक्रम का निर्माण।
विद्यालय संगठन का यह कार्य है कि वह बालक व सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यालय के पाठ्यक्रम का निर्माण करे। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय विद्यालय संगठन को समाज के मूल्यों, आदर्शों, परंपराओं, आधुनिकताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। समय विभाग चक्र का निर्माण यानी समय चक्र का निर्माण, देखिए विद्यालय संगठन के क्षेत्र में के अंतर्गत समय चक्र यानी समय विभाग चक्र का भी निर्माण आता है। समय विभाग चक्र का निर्माण या निर्धारण पूरे सत्र के लिए किया जाता है। समय विभाग। अगला है शिक्षक छात्र संबंध। देखिए विद्यालय संगठन के क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षक छात्र संबंध भी आता है। विद्यालय संगठन शिक्षक छात्र संबंध को मधुर बनाने के लिए अनेक कार्य करता है। संगठन छात्र परिषद का निर्माण करके शिक्षकों और छात्रों के बीच जो दूरी है उन दूरी को कम करके उनमें निकटता को बढ़ाता है। अगला क्षेत्र यह है कि भौतिक संसाधनों की व्यवस्था। विद्यालय संगठन के क्षेत्र के अंतर्गत भौतिक संसाधनों की व्यवस्था करना भी आता है। इसके लिए विद्यालय संगठन विद्यालय भवन, फर्नीचर, छात्रावास, पुस्तकालय, प्रशासनिक भवन आदि की उचित व्यवस्था हेतु योजना बनाता है और उस योजना के अंतर्गत उचित क्रियान्वयन भी करता है। अगला क्षेत्र यह है कि आय व्यय व्यवस्था एवं निरीक्षण। विद्यालय संगठन का क्षेत्र के अंतर्गत आय व्यय व्यवस्था, लेखा जोखा और उसका निरीक्षण कार्य भी आता है। यह विद्यालय के समस्त आय व्यय की व्यवस्था करता है और समय समय पर उसका निरीक्षण भी करता है। अगला है कि प्रवेश एवं परीक्षा की व्यवस्था करना। विद्यालय संगठन का क्षेत्र के अंतर्गत छात्रों के प्रवेश परीक्षा की व्यवस्था भी आता है। विद्यालय संगठन का यह कार्य है कि वह छात्रों के प्रवेश हेतु उचित नियमावली बनाए तथा परीक्षा की व्यवस्था हेतु उचित योजना का निर्माण करते हुए उसका क्रियान्वयन करे। अगला है कि शिक्षक अभिभावक संघ की योजना। विद्यालय संगठन का यह भी कार्य है कि वह विद्यालय शिक्षक अभिभावक संघ बनाकर उनके विचारों को जाने और समझे तथा एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान से संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने के साथ साथ शिक्षक छात्रों की पारिवारिक पृष्ठभूमि और उसके क्रियाकलापों को जान सके। नेक्स्ट आता है कि श्रेष्ठ विद्यालय की योजना। विद्यालय संगठन के क्षेत्र के अंतर्गत विद्यालयों को सर्वश्रेष्ठ और गौरवशाली बनाने की योजना का निर्माण करना भी आता है। क्लियर है? अब बात करते हैं विद्यालय संगठन के रूप, यानी विद्यालय संगठन के क्या रूप है। तो विद्यालय नौकरशाही संगठन के रूप में, विद्यालय एक नौकरशाही संगठन के रूप में, जैसे इस विचारधारा के समर्थक में हेनरी, फियोल, वेबर, टेलर प्रमुख है। यह विचारधारा वर्ष 1900 से लेकर 1930 तक प्रचलन में रही है। इन्होंने नौकरशाही को आदर्श संगठन मानते हुए कहा है कि इसके द्वारा कार्यकर्ता में अनुशासन, उच्चतर कार्यक्षमता एवं कुशलता का विकास किया जा सकता है। उनका कहना है कि इनमें कार्य करने की पद्धति में क्रमबद्धता आती है। दूसरा है कि विद्यालय सामाजिक संगठन के रूप में, विद्यालय एक सामाजिक संगठन के रूप में अनेक विचारकों ने विद्यालय को एक सामाजिक संगठन के रूप में स्वीकार किया है। इस विचारधारा के प्रतिपादक एल टोल्लियो थे। यह विचारधारा लगभग 1930 से 1950 तक प्रचलन में रही है। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और संगठन में ही रहना वो पसंद करता है। नेक्स्ट है कि विद्यालय एक सामाजिक प्राणी के रूप में, विद्यालय एक सामाजिक प्रणाली के रूप में। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक गैटेल थे। यह विचारधारा 1950 से लेकर 1960 तक प्रचलन में रही। इनका कहना है कि विद्यालय प्रणाली या उप प्रणाली के मध्य अंतःक्रिया संबंध होता है।
अंतःक्रिया संबंध के द्वारा विद्यालय के लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। विद्यालय संगठन की जो अपेक्षाएं होती है उसे वह विद्यालय कर्मचारियों के द्वारा संपन्न कराता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि विद्यालय एक खुली प्रणाली के रूप में है। इस विचारधारा के अंतर्गत या इसके समर्थक अर्ग्रीस पार्सन्स प्रमुख थे। यह विचारधारा 1960 से लेकर 1970 के बीच में प्रचलन में रही है। इसमें समाज की संरचना की व्याख्या तकनीकी संरचना के आधार पर की गई है। इस प्रणाली के अनुसार विद्यालय को खुला और स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, जिससे विद्यालय के वातावरण की रचना समन्वित और सुनियोजित रूप हो सके। नेक्स्ट आता है कि विद्यालय एक जटिल संगठन के रूप में। स्कूल एज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। इस विचारधारा के जन्मदाता जॉर्ज केली थे। इस विचारधारा का जन्म 1970 के बाद हुई। केली महोदय ने विद्यालय के अन्य संगठनों की अपेक्षा जटिल संगठन बताते हुए कहा है कि विद्यालय संरचना विभिन्न आंतरिक और बाह्य घटनाओं, कार्यों, अपेक्षाओं आदि के अंतर संबंध से निर्धारित होती है, इसलिए यह एक जटिल संगठन है। यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं विद्यालय संगठन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। विद्यालय संगठन के लिए प्रत्येक कार्य की योजना, उसके लिए निश्चित रूपरेखा बनाना आवश्यक है। जिस तरह से योजना की रूपरेखा निर्धारित होती है, उसी के आधार पर ही योजना को क्रियान्वित किया जाता है। अतः अंत में इन कार्यान्वित परिणामों को भी देखना पड़ता है। इन सभी योजनाओं, कार्यों, परिणामों के आधार पर ही विद्यालय संगठन की विशेषताओं का निरूपण किया जा सकता है। विद्यालय संगठन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं या इस प्रकार है। नंबर 1, बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। विद्यालय संगठन क्या करता है कि बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करता है। बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय संगठन द्वारा शैक्षिक साधन, सामग्री, उपकरण की व्यवस्था की जानी चाहिए। इन साधनों, सामग्री, उपकरणों के माध्यम से शिक्षक बालक के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक विकास कर उसका सर्वांगीण विकास करता है। दूसरा है कि दैनिक कार्यों में सुलभता एवं सुगमता। विद्यालय संगठन के उचित निर्माण के द्वारा विद्यालय के दैनिक कार्यों को सुलभ और सुगम बनाया जाता है। इसके लिए विद्यालय के नियमित विविध कार्यक्रमों जैसे प्रार्थना सभा, कक्षा में उपस्थिति, शिक्षकों और कर्मचारियों का विद्यालय में समय से आगमन, विद्यालय के सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों का रुचिपूर्वक कार्य करना तथा सुचारू रूप से संचालन होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देना। विद्यालय संगठन द्वारा इस प्रकार के कार्य किए जाने चाहिए जिससे कि वो रचनात्मक लगे। इसके लिए उसे रचनात्मक कार्यों की सूची बनाकर उन्हें क्रियान्वित करना चाहिए, जिससे विद्यालय में रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा मिल सके, विद्यालय की प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सके। विद्यालय में रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए पूछताछ कक्ष, व्यायामशाला, शिक्षा भवन, पेयजल, अवकाश सदुपयोग हेतु कक्ष, वाचनालय, क्रीड़ा स्थल आदि का समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। नेक्स्ट है कि सहयोग की प्रवृत्ति का विकास करना। विद्यालय संगठन को इस प्रकार कार्य करना चाहिए कि विद्यालय के प्रत्येक अंग यानी उसमें लगे सभी व्यक्तियों का सहयोग की प्रवृत्ति की भावना का विकास हो सके। विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी या अन्य अभिभावकों को आपस में मिलजुल कर आपसी सहयोग की भावना को अपनाकर ही विद्यालय के स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि लोकतांत्रिक भावना का विकास। विद्यालय संगठन की प्रमुख विशेषताएं लोकतांत्रिक भावना का विकास करना।
इसमें लोकतांत्रिक भावना का समुचित आदर करते हुए बालकों में समानता, भ्रातृत्व, न्याय की भावना का विकास किया जाता है। विद्यालय में प्रत्येक बालक को भेदभाव तथा पक्ष रहित शैक्षिक अवसरों की प्राप्ति, सभी छात्र छात्राओं को सुविधाओं का ध्यान, सामान्य और प्रतिभाशाली या प्रतिभावान दोनों प्रकार के बालकों को ध्यान में रखना और इसके माध्यम की लोकतांत्रिक भावना का विकास किया जाता है। आवश्यकता अनुरूप विद्यालय स्वरूप में परिवर्तन। विद्यालय संगठन समाज, व्यक्ति और राष्ट्र के अनुरूप विद्यालय स्वरूप में परिवर्तन करता है। विद्यालय समाज, व्यक्ति और राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति में लचीलापन अपनाता है। वह समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी परंपराओं और मान्यताओं को त्याग कर नवीन प्रयोग करता है। नवीनता और आधुनिकता को विद्यालय में स्थान देकर विद्यालय स्तर को आधुनिकतम रूप प्रदान करता है। नेक्स्ट आता है कि आदर्शवादिता का विकास करना। विद्यालय संगठन में विद्यालय की नीतियां रीति रिवाजों में नैतिकता और सदाचार के माध्यम से विद्यालय के प्रत्येक अंग में आदर्शवादिता का विकास करता है। विद्यालय संगठन कुछ ऐसी आदर्शवादी परंपराओं का निर्माण करता है जिससे विद्यालय से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति नैतिकता, सदाचार को अपने जीवन का अंग समझने लगता है। विद्यालय संगठन अपने आदर्शवादिता के विकास के माध्यम से लोगों में सत्य, प्रेम और ईमानदारी की भावना का विकास करता है। यहां तक क्लियर है? अब बात करते हैं विद्यालय संगठन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। शिक्षा के समस्त क्रियाओं का आयोजन सर्वत्र होता है कि बालकों को किस प्रकार से शिक्षित किया जाए कि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। अतः विद्यालय संगठन का प्रमुख उद्देश्य बालकों को उपयोगी शिक्षा प्रदान करना, बालकों की सर्वांगीण विकास एवं उपयोगी शिक्षा प्रदान करने के लिए कुछ सिद्धांतों का होना परम आवश्यक है। वह सिद्धांत इस प्रकार है। पहला, रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती के कारण प्रत्येक व्यक्ति में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है। ये पाने से उनकी रुचियां में भी भिन्नता पाई जाती है। उसी प्रकार विद्यालय संगठन के कार्य व्यक्तियों जैसे प्रधानाध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी आदि के रुचियों और योग्यताओं में भिन्नता पाई जाती है। अतः विद्यालय संगठन का प्रत्येक शिक्षक, कर्मचारी या अन्य अंगों के रुचि और योग्यता के अनुसार कार्यों का विभाजन करना चाहिए। अब जब उनकी रुचि योग्यता के अनुसार कार्यों का विभाजन करेंगे तो वह उस कार्य को करने में बहुत ही आसान तरीके से कार्य करेंगे और उस कार्य को बहुत सफलता से करेंगे। अगला है कि बाल केंद्रित सिद्धांत। विद्यालय संगठन को बालक के सर्वांगीण विकास के लिए बालकों की योग्यता, रुचियों, रुझानों, आवश्यकताओं, उनकी मूल प्रवृत्तियों एवं संवेगों को ध्यान करना चाहिए, जिससे बालक की अपनी रुचि, आवश्यकताओं और योग्यताओं के अनुरूप शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक आदि गुणों का विकास हो सके। नेक्स्ट है कि सहयोग का सिद्धांत। विद्यालय संगठन के द्वारा सहयोग का सिद्धांत अपनाया जाना चाहिए। यह सहयोग प्रधानाध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी, छात्र आदि के बीच होना चाहिए। सहयोग की भावना में से विद्यालय के स्वस्थ वातावरण का निर्माण होता है तथा कार्य में प्रगति आती है। इससे कर्मचारी, छात्र, विद्यालय के संगठन सभी लाभान्वित होते हैं। सहयोग के सिद्धांत से उच्च कोटि का अनुशासन भी स्थापित होता है। अगला जो सिद्धांत है लोकतांत्रिक सिद्धांत। लोकतांत्रिक सिद्धांत यानी संगठन में लोकतांत्रिक भावना का आदर किया जाना चाहिए। लोकतांत्रिक सिद्धांत के द्वारा ही बालकों को शिक्षा में समान अवसर प्राप्त होते हैं। विद्यालय के सामान्य और प्रतिभावान बालकों दोनों प्रकार के छात्रों की आवश्यकता, विद्यालय अधिकारियों की निष्पक्षता
उदारता, न्यायप्रियता, प्रवेश शुल्क, छात्रवृत्ति एवं पुस्तकों की आवश्यकता अनुसार उपलब्धता के माध्यम से लोकतांत्रिक भावना का विकास किया जा सकता है। अगला है उपभोग का सिद्धांत। विद्यालय संगठन को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक प्रकार की भौतिक संसाधनों की व्यवस्था करनी चाहिए। संगठन के द्वारा विभिन्न प्रकार के मानवीय भौतिक साधनों के मध्य समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। इन सभी साधनों का उत्तम ढंग से अधिकतम उपभोग करके समय, शक्ति, श्रम, धन का समुचित उपयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है परिवर्तनशीलता का सिद्धांत। विद्यालय संगठन को समाज की आवश्यकता के अनुरूप अपने स्वरूप में परिवर्तन करना चाहिए। इसलिए विद्यालय संगठन में परिवर्तनशीलता होनी चाहिए। बालक और समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप समय समय पर विद्यालय संगठन को भी परिवर्तित होना नितांत आवश्यक है। नेक्स्ट है समाज केंद्रित सिद्धांत। विद्यालय संगठन को अपनी क्रियाओं में बालक के संपूर्ण विकास संबंधी क्रियाओं के साथ समाज की प्रगति के लिए उचित क्रिया की व्यवस्था करनी चाहिए। विद्यालय संगठन को बालक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समाज के रीति रिवाज, परंपराओं, मूल्यों, आदर्शों, संस्कृतियों, आकांक्षाओं, आदर्शों आदि पर अवश्य ध्यान देकर उनका विकास करना चाहिए, जिससे बालक के विकास के साथ साथ समाज का भी उचित विकास हो सके। आज हम लोग इस वीडियो में जाना स्कूल एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन के रूप में विद्यालय। इसके अंतर्गत इसके अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताएं, उद्देश्य और इसका स्वरूप, क्षेत्र और इसके प्रमुख सिद्धांतों को जाना। आशा करता हूं ये आप सभी को समझ में आया होगा। आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें तथा इस कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और इस वीडियो को उन सभी छात्रों तक जरूर पहुंचाएं जो बीएड सेकंड सेमेस्टर में अध्ययनरत हैं। धन्यवाद।